कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, वजीरेक्स एक्सचेंज के अंदर फिर से लफड़ा हो गया है, क्योंकि आज के दिन हमारे सामने न्यूज़ अपडेट आती है कि सिंगापुर कोर्ट के अंदर आज के दिन वजीरेक्स का एक फैसला आना था। कोर्ट के अंदर हायरिंग था, तो कोर्ट ने जो मोरेटोरियम था उसको डिसमिस कर दिया है। इसका सीधा ये मतलब है कि आप लोगों ने जो वोटिंग वगैरह किया था वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं कहेंगे नाकाम रही है वजीरेक्स की एक गलती की वजह से। अब फंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, आगे क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे, और एक कोर्ट ने एक केस को डिसमिस क्यों किया उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या रास्ते हो सकते हैं हमारे फंड को वापस लेने के लिए, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, वजीरेक्स एक इंडियन एक्सचेंज था और इंडिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज भी हुआ करता था, ये सारे के सारे लोग जानते हैं। और वजीरेक्स की मैं कहानी बताऊं तो वजीरेक्स 18 जुलाई 2024 से हैक्ड है, मतलब हैक हो गया था। हैकिंग के बाद 1 साल होने वाला है, यूजर्स को अभी तक पैसा वापस नहीं किया है। क्योंकि वजीरेक्स का सारा पैसा हैक्ड नहीं हुआ था एक्सचेंज से, तकरीबन 45% जितना फंड्स हैक हुआ था, 55% फंड्स अभी भी बचा हुआ है। इन लोगों ने सोचा तो था कि ये बचा हुआ फंड्स हम लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट ये लोग नाकाम रहे हैं, क्योंकि ये लोग गलती के ऊपर गलती कर रहे हैं और यूजर्स को भी फंसाते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहेंगे कि ये लिक्विड एसिड भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे। इसके अलावा इन लोगों ने अपनी जेब से तो पैसा नहीं दिया है, बट लिक्विड एसिड भी नहीं दे रहे, ठीक है। कंप्लीटली लोगों को फंसा के रखा हुआ है। तो अब दोस्तों मैं स्टार्टिंग से बताता हूं कि हाल ही के दिनों के अंदर हुआ क्या। तो फर्स्ट यहाँ पे इन लोगों ने वोटिंग करवाया था वजीरेक्स ने, और वोटिंग भी इसके फेवर के अंदर हुआ था, इसके अगेंस्ट में नहीं हुआ था। उसके बाद आगे का काम उसका था कि ये जो मोरेटोरियम वगैरह है, एप्लीकेशन, सारी की सारी चीज़ें कोर्ट के अंदर सबमिट करना था, और कोर्ट जैसे अप्रूव करता लोगों में फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो फर्स्ट हायरिंग डेट था 13 मई 2025। उस दिन हायरिंग तो हुआ, बट कोर्ट ने कोई भी फैसला नहीं सुनाया। आगे उन लोगों ने डेट को आगे खिंचका दिया, मतलब 6 जून, अभी 2 दिन के बाद 6 जून है, 6 जून तक किया कि 6 जून तक हम आप लोगों को फैसला है सुनाएंगे कि आगे क्या करना है। जस्ट भी वेट करते रहे। और इन बीच में वजीरेक्स को एक चीज़ ये भी मंगाया कि आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट से वो सबमिट करो। कुछ डॉक्यूमेंट नहीं आए थे, वो वजीरेक्स को डॉक्यूमेंट को सबमिट करना था, सबमिट कर दिया, ठीक है। भी रखा गया था क्योंकि 6 जून को मोरेटोरियम एंड हो रहा है। तो जो हमारा हियरिंग चला था May 13 को, वहां पर कोर्ट ने बताया था कि अभी इस केस में आगे कोई सुनवाई नहीं होगी, और उन्होंने मोरेटोरियम एक्सटेंड किया था 6 जून तक, ताकि कोर्ट अपना ऑर्डर प्रिपेयर करके उसको जजमेंट डिलीवर कर सके। और फिर वजीरेक्स के साइड से भी 23 मई तक थोड़े डिटेल्स वगैरह आने चाहिए थे, तो उनको फाइलिंग के लिए भी टाइम दिया गया था। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो क्लिप देख लिया होगा, वो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, जैसे हमारे इंडिया के बड़े एक्सपर्ट क्रिप्टो इंडिया के एडी भाई हैं, और उसके अलावा सोनू जैन जो कि सीए हैं और काफ़ी लीगल मैटर के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा डीप के अंदर जानते हैं। और वजीरेक्स के अंदर उसका खुद का फंड्स भी फंसा हुआ है, और काफ़ी बड़ी तरीके से वजीरेक्स के अगेंस्ट में वो लड़ भी रहे हैं पैसा वापस लेने के लिए, और यूजर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे दोस्तों ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो केस है वो डिसमिस क्यों हुआ, कोर्ट ने क्यों फैसला नहीं सुनाया। तो सिंगापुर के अंदर एक नया लॉ आया है कि भाई आपका एक्सचेंज, आपका कंपनी सिंगापुर के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो वजीरेक्स ने क्या बोला कि हमारे पास सिंगापुर का भी लाइसेंस नहीं है, इंडिया का भी लाइसेंस नहीं है, हम लोग अब शिफ्ट होने वाले हैं, हम सिंगापुर के अंदर काम ही नहीं करने वाले हैं, हम लोग हमारा कंपनी शिफ्ट करने जा रहे हैं पनामा के अंदर, और कंपनी का नेम भी चेंज कर रहे हैं जेनसुई। तो कोर्ट को क्या लगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि पनामा के अंदर इन लोगों ने कंपनी खोलने का रजिस्ट्रेशन वगैरह मार्च महीने के अंदर ही कर लिया था। ये चीज़ हमें तो आज तक पता नहीं चला, हमें तो कोई ना नहीं बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोर्ट को भी नहीं बताया कि हम कंपनी को शिफ्ट करने जा रहे पनामा के अंदर। पता क्यों चला? पता इसलिए चला क्योंकि कोर्ट ने वजीरेक्स से लाइसेंस वगैरह मांगा। वहाँ का रूल है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर कैसे FIU है, तो वहाँ का भी रूल है। अब जो लाइसेंस वाला कंपनी है वही सस्टेन कर पाएगा, वहाँ पे वही काम कर पाएगा, वही सर्विस है वो प्रोवाइड कर पाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वजीरेक्स ने वहाँ पर भी बहाना चला लिया और अब सच बोल दिया कि हमारा जो कंपनी है, एक तो नेम चेंज हो रहा है, रीब्रांड हम करने जा रहे हैं, उसी के साथ साथ अब हम ना इंडिया में काम करेंगे ना सिंगापुर के अंदर काम करेंगे, हम तो पनामा के अंदर जाने वाले हैं, और हम मार्च के अंदर ही रजिस्टर कर चुके हैं।
तो ये सुन के कोर्ट को अच्छा नहीं लगा कि भाई पहले आपने क्यों नहीं बताया। कोर्ट को गुस्सा आ गया कि भाई आप तो झूठ झूठ बोलते रहते हो, हमको आप पे भरोसा नहीं है, आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। चलिए यूजर्स के साथ किया कोई ना, बट हमारे साथ भी ऐसा करोगे, हमारे साथ भी झूठ बोलोगे, ठीक है। तो इसकी वजह से WazirX का एक केस था जो मॉरेटोरियम था उसको रिजेक्ट कर दिया, मॉरेटोरियम जो एप्लीकेशन था उसको डिसमिस ही कर दिया है, ठीक है। अब दोस्तों आगे का सवाल ये आएगा कि भाई ये लोग पनामा के अंदर ही क्यों जा रहे हैं, क्या वहाँ पर किसी ने कुछ सपोर्ट किया है। तो पनामा की मैं बात करूँगा, ऐसा एक कंट्री है वहाँ पे रेगुलेशन के ऊपर काफ़ी छूट-छाट है, वहाँ पे कोई लीगल अथॉरिटी का उतना ज़्यादा झंझट नहीं है, तो इसलिए शायद ये लोग पनामा के अंदर शिफ्ट होने वाले नहीं हैं। आडी भाई, तो जब भी कोई कंपनी आइलैंड कंट्री में जाता है ना, उसका दो ही रीजन होता है। एक तो आपको पूरे सारे जो भी कंट्रीज है उसके रेगुलेशन से बचना है, क्योंकि ये सारे आइलैंड कंट्रीज में बहुत सारे रेगुलेशन नहीं होते हैं। जैसे अगर किसी को टोकन लॉन्च करना है तो वो पनामा जाके लॉन्च करेगा, क्योंकि वहां से आप इजीली कर सकते हो। वही चीज अगर आप इंडिया से करोगे तो आपको आरबीआई का कंप्लायंस करना है, आपको फेमा का देखना है, तो compliance कम होता अब दोस्तों पैसा कब वापस मिलेगा, अब तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह था वो तो रुक गया है क्योंकि कोर्ट का फैसला कोई आया नहीं, उसने केस को जो मॉरेटोरियम था उसको ही डिसमिस कर दिया है। तो अब पैसा कब मिलेगा या WazirX का अगला कदम क्या हो सकता है, तो हमारे एक्सपर्ट यहाँ पे बताएंगे। देखिए मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप सुनाऊंगा तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। वापस रीअप्लाई कर सकते हैं आडी भाई, पर उसमें भी बहुत सारा टाइम जाएगा, क्योंकि फिर वापस से वोटिंग होगा। तो कितना, वापस- तो अगर ये मैं बात करूं कि अगर ये मॉरेटोरियम, अच्छा आप बोल रहे हो कि एक ऑप्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, Yes. सुप्रीम कोर्ट में करते हैं तो फिर कितना लंबा टाइम लग जाएगा, 1 साल। उसमें वापस से 1 साल लगेगा आडी भाई। और अगर मॉरेटोरियम को अपडेट करते हैं और फिर से अपील करते हैं तो उसमें कितना टाइम लगेगा। उसमें ये 8 महीने इजीली लगेंगे। 8 महीने इजी लगेंगे। और वो जब अपडेट करके करते हैं तो कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है या फिर वो बोल देगा अब हमको करना ही नहीं है तुम्हारे साथ। नहीं, कोर्ट Complete. एक्सेप्ट कर सकता है। इसके अलावा तो अभी क्या और रास्ते हो सकते हैं कि हमें हमारा पैसा जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। तो जैसे सोनू जैन के हिसाब से, जो कि वो बड़े एक्सपर्ट हैं, उसके हिसाब से 6 तारीख को मॉरेटोरियम है वो ख़त्म हो सकता है। 6 जून को मॉरेटोरियम ख़त्म होगा जो कोर्ट के अंदर फाइलिंग वगैरह हुआ था। अब मॉरेटोरियम होता क्या है, वो कंपनी को एक सेफ्टी देता है कि आपको कुछ टाइमिंग मिलेगा जो लीगल मैटर्स है उसको सुलझाने के लिए, ठीक है। उसके लिए मॉरेटोरियम वगैरह फाइलिंग होता है और उसको एक डेट भी मिलता है, जैसे 6 जून है WazirX के लिए। सेफ्टी क्या है कि जब तक वो डेट नहीं आता है तब तक आपको कोर्ट ये कहता है कि आपके अगेंस्ट में कोई केस वेस नहीं कर पाएगा, आप नहीं फंसोगे तब तक। बट अब 6 जून के अंदर 6 जून को ये मॉरेटोरियम ओवर हो रहा है, तो 6 जून के बाद पहले तो आप इसके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो टाइमिंग था वो ख़त्म हुआ और अब WazirX को प्रॉब्लम होने ही वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग केस करेंगे इसके अगेंस्ट में, क्योंकि अब लोग ज़्यादा गुस्से भी हैं। केस वेस अभी तक इसलिए देखने को नहीं मिला क्योंकि उसको कोर्ट का सेफ्टी था, मॉरेटोरियम उन लोगों ने फाइलिंग किया था और वो चल रहा था। 6 जून को ख़त्म हो रहा है। अब दोस्तों मैं ये बताऊँ कि भाई पैसा हमें जल्दी वापस चाहिए, आपका फंड्स, जैसे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आपका फंड्स अगर हैक नहीं हुआ था, ERC-20 के मोस्ट ऑफ कॉइन्स इसके हैक हुए हैं, तो ERC-20 के अंदर इसके अलावा आपके टोकन्स थे, तो आप डायरेक्टली कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं, तो आपका पैसा वापस मिल सकता है। इसके अलावा दूसरा रास्ता ये है कि आपका ERC-20 के अंदर टोकन से, तो एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि आप भी ट्राई कर सकते हैं कि ये मैटर है और आप अपने अपने स्टेट के अंदर जो मेन कोर्ट है वहाँ पर आपको ईमेल वगैरह करना है, ठीक है। इसके लिए मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, बट यहाँ पर एक्सपर्ट का डिटेल्स मैंने देखा, उसने समझाने की कोशिश की कि 2 तरीके हैं जिसके हैक नहीं हुए, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लीगली एप्लीकेशन फाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है, लीगली केस कर सकते हैं, और जिसके फंड्स हैक है उसको भी उसके लिए भी सॉल्यूशन है, जो कि यहाँ पर आप लीगली देख सकते हैं, कोई बड़े एक्सपर्ट को पकड़ सकते हैं जिसे आप जानते हैं, लॉयर वगैरह, उससे इन्फॉर्मेशन लेके आप आगे का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अपडेट पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। WazirX रिलेटेड हर एक अपडेट आपको हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो की हर कोई अपडेट हमारे चैनल को चेकआउट करना हम देते ही हैं। सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब का जो रेशियो है काफ़ी कम है दोस्तों, बढ़ाओ रेशियो को 60 to 70%, जितने लोग देख रहे हैं उनमें से 60 to 70% तक रेशियो जाना चाहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले।